सरदार पटेल के द्वारा आरएसएस के ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया। वे चाहते हैं कि हिंदू राज्य और हिंदू संस्कृति को बलपूर्वक थोपा जाए। तो यह कि इंदिरा गांधी ने आरएसएस के ऊपर बैन क्यों लगाया था। दोस्तों, अब आईएएस अधिकारी भी आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन पर लगे हुए इस बैन को पूरे तरीके से हटा लिया है। मैं आपको बता दूं, आज से करीब 58 साल पहले सन 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुआ करते थे उनके ऊपर यह बैन लगाया गया था कि वो आरएसएस की शाखा को ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। इवन इतना ही नहीं, लोग रिटायर होने के बाद भी शाखा नहीं ज्वाइन करते थे आरएसएस की। उसका कारण यह था कि उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ना उन्हें मिलना बंद हो जाए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको आपके जिले के कलेक्टर साहब या एसपी साहब भी सुबह आरएसएस की शाखा में नमस्ते सदा वत्सले भारत कहते हुए दिख जाएंगे। आपको इस वीडियो में 3 इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताऊंगा। पहला तो यह कि इंदिरा गांधी ने आरएसएस के ऊपर बैन क्यों लगाया था। दूसरा, आपको यह भी बताऊंगा कि सरदार पटेल के द्वारा भी आरएसएस के ऊपर बैन लगाया गया था। यह आप में से चंद लोगों को ही पता होगा। और तीसरी, जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताऊंगा जो कि आरएसएस के करीब है। दोस्तों, इंदिरा गांधी सरकार का यह मानना था कि हम भारतीय डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा हैं और हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो किसी भी तरीके से आइडियल होने चाहिए, मतलब उनका किसी भी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार का यह मानना था कि आरएसएस को ज्वाइन करने वाले जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो कहीं ना कहीं फैसला देते समय हिंदू पक्ष की ओर अपना झुकाव ना कर लें। और अगर ऐसा होता है तो ये आप और मैं दोनों जानते हैं ये हमारे संविधान और देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा कि आज आप अगर थाने में जाते हैं या आप कोर्ट में जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपके सामने बैठा हुआ जो अधिकारी है वो पूरे तरीके से निष्पक्ष फैसला ले, ना ही किसी धर्म की ओर झुकाव करे, ना ही किसी कास्ट की ओर झुकाव करे। इस वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया था। उस टाइम पर एक नया अधिनियम लाया गया था। यह प्रतिबंध सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के अंतर्गत लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 बातें कही गई थी जिनको मानना जरूरी था। पहली बात कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होगा। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि किसी भी राजनीतिक आंदोलन में कोई भी सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं लेगा। और तीसरी बात इसमें यह कही गई कि किसी भी राजनीति से जुड़ी हुई गतिविधि में कोई सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं लेगा। अब इस टाइम की हमारी करंट सरकार का भी पक्ष सुन लेते हैं। आखिरकार एक स्वतंत्र लोकतंत्र की यही तो निशानी है कि पहले अगर वाद विवाद होता है तो उसके मंथन में जो संवाद रूपी अमृत निकलता है उसी से तो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो पोषित होती रहती है। इस टाइम पर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों का यह कहना है कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जो कि समय समय पर भारत की संस्कृति को प्रमोट करता रहता है। इतना ही नहीं, आरएसएस के द्वारा देश में सैकड़ों ऐसे स्कूल चलाए जा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। और इतना ही नहीं, वो एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है। इसके अलावा अगर देश में कोई विपदा आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ गई कहीं पर या भूकंप आ गया, तो आरएसएस के जो संघी होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, वो वहां पर भी अपनी सेवा देते हुए पाए जाते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बिल्कुल सही बताइएगा, क्या आपने कभी आरएसएस के स्वयं सेवी को कोई सेवा करते हुए खुद देखा है? ऐसे अखबारी टाइप उत्तर मत दीजिएगा, उत्तर अपने एक्सपीरियंस से दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, मैं अपना एक अनुभव आपको शेयर करता हूं। एक बार की बात है, जब मैं प्रयागराज में गया हुआ था अपने रिलेटिव के यहां मिलने के लिए। वहां पर उस टाइम पर बाढ़ आई हुई थी और कई सारे लोग जो जल भराव वाली जगह थी उससे निपटने का काम कर रहे थे। मतलब जल भराव एक साइड था कि दूसरी तरफ पानी ना आ जाए, उसको रोकने का काम चल रहा था। कई सारे चेहरे थे जो कि उसमें जुटे हुए थे, लेकिन एक चेहरा जो कि थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। मैं धीमे धीमे उनकी तरफ बढ़ रहा था। देखने में वो व्यक्ति एलीट क्लास का लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसके कंधे पर एक बोरी टंगी हुई थी मिट्टी की और वो उसी तरफ ले जा रहा था जहां पर बाकी लोग जल प्रवाह को रोकने का काम कर रहे थे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने उनसे कहा, आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, आप मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे एक टाइम पे। वो चीज जब मैंने उनको याद दिलाई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम यहां पर सेवा दोगे? अगर सेवा दे सकते हो तो आप हमारे साथ आ जाओ। इसके अलावा बस वो इतना बोल के आगे बढ़ गए। ये वही व्यक्ति था जिसने 30 साल पहले प्राचीन भारत में पीएचडी करी हुई थी। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग अब मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट भी बता सकते हो
किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का सपोर्टर भी आप लोग मुझे बता सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहूंगा कि एक टीचर के लिए उसकी जो पार्टी होती है वो उसके स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, जैसे कि आप हो मेरे लिए मेरी पार्टी का ग्रुप। और आपको यह पता है कि वरुण अवस्थी इससे पहले जब भी स्टूडेंट्स पर बात आई है तो फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो या फिर किसी भी दल का नेता हो, वरुण अवस्थी आप सबके लिए लड़ गया है। ये चीजें आप पहले भी देखते आए हो। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं, क्योंकि अभी मुझे आपको यह भी बताना है कि सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन क्यों कर दिया था। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए एक किस्से पर। 1933 का साल था और जलगांव के पास तेजपुर में कांग्रेस का एक सम्मेलन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू 80 फीट ऊंचाई वाले एक पोल में तिरंगे को फहराने जा रहे होते हैं। जब वो फहराने इसे जा रहे होते हैं तो जो तिरंगा होता है वो बीच में ही उसकी नोट फंस जाती है। अब ऐसे में हजारों की भीड़ सामने होती है। उस भीड़ में से एक युवक निकल के बाहर आता है और उस पोल पे चढ़ के बीच में टंगे हुए झंडे को खोलता है। यह व्यक्ति और कोई नहीं, ये किशन सिंह राजपूत हैं, जो कि आरएसएस स्वयं सेवी थे। अब ये पता कैसे लगा? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अगले दिन उस व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया, लेकिन वो व्यक्ति आ नहीं पाया। तो लोगों ने यह बताया कि वो आरएसएस का स्वयं सेवी है और इस टाइम पर वो शाखा में गया हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया, और उनका नाम है किशन सिंह राजपूत। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आरएसएस के स्वयं सेवियों को राष्ट्रध्वज को फहराने से कोई दिक्कत हो। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के अनुसार आरएसएस के नागपुर में महाल और रेशम बाग परिसरों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही अवसरों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है हर साल। अब लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात पर आता हूं। साल 1948 30 जनवरी का दिन जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद 4 फरवरी को भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल के द्वारा आरएसएस के ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया जाता है। उस टाइम का सरदार पटेल का एक भाषण है जिसमें उन्होंने आरएसएस के बारे में कुछ कहा था, वो आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आरएसएस के आंदोलन से इस टाइम पर निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू राज्य और हिंदू संस्कृति को बलपूर्वक थोपा जाए, और ऐसा कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस देश में उतने ही मुसलमान हैं जितने कि विभाजित हिस्से वाले में मुसलमान हैं। तो आज विभाजन के बाद अगर ऐसा होता है तो यह हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम इन मुसलमानों को वापस जाने के लिए नहीं कह सकते हैं, और भारतीय होने के नाते यह हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सेफ एंड सिक्योर यहां पर फील कराएं। निसंदेह दूसरी तरफ मुसलमानों को भी यह समझना चाहिए कि वो अब इस देश के नागरिक हैं, और इस देश का नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दरअसल हम दोनों को यह बात समझनी चाहिए कि बात विभाजन की अब पुरानी हो चुकी है, यह बात अब अतीत की है। सिर्फ अब आगे बढ़ना है और इस देश को आगे ले जाना है। मैंने आपको एक एडुकेटर होने के नाते पक्ष और विपक्ष दोनों के आयामों तक पहुंचा दिया है। अब आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते अपना तर्क और अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रखिए, ये मैं चाहता हूं। ये सीरीज जो मैं इस टाइम पर चला रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इस सीरीज का हर एक वीडियो देखें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए जाते हैं। वहां पर आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, और ऐसे राइटिंग के लिए आपके दिमाग में चीजें तभी आएंगी उस टाइम पे जब आप इन सारी चीजों से अवेयर रहोगे। उम्मीद करता हूं बहुत सारे नए फैक्ट आपको पता लगे होंगे आरएसएस से जुड़े हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक नए वीडियो में नए रिसर्च के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। 2024 में एसएससी एग्जाम में 30,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर अकेले 18,000 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज तो बहुत हैं, लेकिन जीएसजीके का सॉल्यूशन कैसे होगा? आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ में कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच की मदद से आप जल्द से जल्द समय को बचाते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम में जाने से पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके भी जा सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। अगले नए वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।